Good morning, everyone. Very good morning, dear. Am I audible? ऑडियो वीडियो सही चल रहा है? अगर ऑडियो वीडियो सही चल रहा है तो हम जो है सेशन को शुरू कर दें। चलिए। I hope so. Audio is clear to everyone. Yes, all clear. Yeah, I'm good. आप सब कैसे हो? आप लोग ठीक हो? चलिए शुरू करते हैं क्लास को, ठीक है? चलिए। देखिए, ठीक। स्क्रीन डार्क वाला सही है कि वाइट बैकग्राउंड चाहिए? ये बाद में आप लोग इसमें भी बोलने लग जाते हो। चलिए फाइन, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, तो हमारा जो आज का जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज योर सॉइल मैकेनिक्स। तो अभी सी बात है, नया टॉपिक, नया चैप्टर, नया सब्जेक्ट। देखिए, तो सबसे पहली बात तो हर सब्जेक्ट को जब हम शुरू करते हैं तो पहला सवाल हमारा यही रहता है कि सर ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। और दूसरी बात यहाँ पे ये रहती है कि सर इस सब्जेक्ट, ये जो हमारा एक पर्टिकुलर टॉपिक है या सब्जेक्ट है, ये क्यों हमारे कोर्स के अंदर है। ठीक, तो सबसे पहली बात तो जब हम टर्म सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल का मतलब क्या होता है? सॉइल का मतलब ये है जो भी टॉप मोस्ट सरफेस आपको देखने को मिलता है आपके अर्थ के सरफेस के ऊपर, ठीक है, उसी को हम लोग बेसिकली सॉइल बोलते हैं। अब ये सॉइल जो है हर एस्पेक्ट में डिफरेंटली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। चाहे हम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे हम लोग किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अब जब हम सॉइल की बात करते हैं इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्टिकुलरली हम सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। क्योंकि जब हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर हमारा जो काम रहता है या हमारा जो पर्पस रहता है दैट इज टू बिल्ड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लाइक बिल्डिंग्स, रोड्स, लाइक एयरपोर्ट्स, रेलवे, ये सारी चीज़ें हमारे को कंस्ट्रक्ट करनी रहती है। जितनी भी चीज़ें आप लोग कंस्ट्रक्ट करोगे, डिज़ाइनिंग तो आप लोग ऑफिस के अंदर बैठ के करोगे, ठीक, डिज़ाइनिंग तो आप लोग ऑफिस के अंदर बैठ के करोगे, बट इन द एंड जो भी चीज़ें आप लोग डिज़ाइन कर रहे हो वो चीज़ें आप प्लेस करोगे ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड सॉइल। तो कहीं ना कहीं जो भी डिज़ाइन पैरामीटर है वो डिपेंड कर जाता है उस सरफेस के ऊपर, जिस सरफेस के ऊपर अल्टीमेटली आपको उसको ले करना है या उसको बिल्ड करना है। और जिस सरफेस के ऊपर आपको बिल्ड करना है दैट इज कॉल्ड सॉइल। इसीलिए किसी भी डिज़ाइन पैरामीटर को, किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने से पहले हमें उस पर्टिकुलर एरिया के सॉइल के बिहेवियर को समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए सॉइल मैकेनिक्स हमारे सिविल इंजीनियरिंग का एक मेजर पार्ट आपको देखने को मिलता है। अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अच्छा खासा वेटेज आपको देखने को मिलेगा किसी भी एग्जाम की बात करो। अगर हम बात करते हैं एग्जामिनेशन लाइक जेई, स्टेट जेई, ए, फिर अगर हम बात करें जो एसएससी जेई होता है, फिर आरआरबी जेई हो गया। आज के डेट में ऑब्वियस सी बात है, अब तो आरआरबी जेई का भी
आपको ट्रेंड देखने को मिल रहा है, फिर से रेगुलरली आ रहा है। फिर अगर हम थोड़ा सा ऊपर बात करें, गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो हर एग्जाम को अगर आप उठा के देखोगे तो सॉइल मैकेनिक्स का एक बहुत अच्छा खासा आपको जो है वेटेज देखने को मिल जाएगा। ठीक, अच्छा, तो ये तो बात हुई सर सॉइल की कि सर सॉइल होता क्या है, क्यों हमारे सिलेबस के अंदर है और इतना इम्पोर्टेंट हर एग्जाम में क्यों है, पहली बात। दूसरी बात सर, इसके साथ एक शब्द जुड़ा है सर, मैकेनिक्स। अब अभी आप लोग अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके कोर्स के अंदर मैकेनिक्स भी अलग से एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है, जिसके अंदर आप लोग जो है क्या कर रहे हो, जिसके अंदर आप लोग जहाँ पे फोर्सेस के साथ डील कर रहे हो। तो ऑब्वियस ही बात है, जो भी स्ट्रक्चर आपने डिजाइन कर रखा है, उस स्ट्रक्चर को जब आप लोग सरफेस के ऊपर लेकर आओगे, उस स्ट्रक्चर की वजह से सॉइल के अंदर डिफरेंट तरीके से आप लोग क्या करने वाले हो, लोडिंग करने वाले हो। फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा मैकेनिक्स का। तो ऑब्वियसली बात है, जब आप लोड अप्लाई करोगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स की वजह से अलग अलग टाइप के स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, और फिर उसकी जो हम लोग एनालिसिस करते हैं, फिर जाके ये पूरा कंप्लीट एक टर्म बनता है, दैट इज कॉल्ड सॉइल मैकेनिक्स। ठीक, तो सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि सर सॉइल होता क्या है, क्यों सॉइल इंपॉर्टेंट है। फिर हमने बात की कि टर्म पूरा जो सॉइल मैकेनिक्स है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आप लोग बात करने वाले हो। अगर हम बात करें सिलेबस की, तो एज पर योर सिलेबस, लाइक यू कैन सी दैट एज पर द सिलेबस ऑफ जेकेएसएसबी, आपको क्या क्या चीजें मेंशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो बेटा, सिलेबस आपके सामने है, आपका जेकेएसएसबी का सिलेबस है, जहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स मेंशन है 4th नंबर पे। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें बताई गई है, हमें सबसे पहले यहाँ पे ये समझना है कि सॉइल कैसे बनता है, ओरिजिन ऑफ द सॉइल। देन उसके बाद हम सॉइल की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टीज को समझने के बाद हम सॉइल को क्लासिफाई करना शुरू कर देंगे। ठीक, तो एकदम एकदम जो सिलेबस है बिल्कुल एकदम पैटर्न में है। सबसे पहले हमको समझना है कि सॉइल का ओरिजिन कैसा है, कहाँ से सॉइल बनता है, कैसे बनता है। उसके बाद जैसे सॉइल बन गया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज एक ही बात है, वो समझना है। उसके बाद जो सेम कैटेगरी की होती हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, उनको अलग क्लास में रखना है, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉइल क्लासिफिकेशन। जैसे सॉइल को क्लासिफाई करेंगे, फिर हम लोग फेस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक, फेस सिस्टम के थ्रू हम लोग और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक, उसके बाद बात आ जाएगी आपकी फंडामेंटल डेफिनेशंस, लाइक यहाँ पे वाटर कंटेंट के बारे में बात करेंगे, पोरोसिटी के बारे में बात करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद हम रिलेशनशिप और इंटर रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से रिलेट करता है सॉइल आपस में, जो आपके डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ गई उनके बीच में कैसा रिलेशन है। ठीक है, यहाँ से आपके कुछ इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे क्या बन जाएंगे, इक्वेशंस बनने शुरू हो जाएंगे, और उसके बेसिस पे काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलता है। देन उसके बाद आपको देखने को मिल रहा है फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल्स। तो सॉइल के थ्रू वाटर कैसे फ्लो करता है, ये आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है फिर परमेबिलिटी और सीपेज के अंदर। ठीक है, तो परमेबिलिटी और सीपेज हम लोग यहाँ से समझेंगे। देन इफेक्टिव स्ट्रेस विल बी देयर। ठीक, जब हम लोग सॉइल के ऊपर लोड लगाते हैं तो किस तरीके से स्ट्रेस जनरेट होती हैं, टोटल स्ट्रेस क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, दैट विल बी डिस्कस्ड। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स के बारे में, किस तरीके से सॉइल आपके डिफॉर्म करती है, ठीक, अंडर द एक्शन ऑफ द लोड। देन उसके बाद कंसोलिडेशन, कॉम्पैक्शन, ठीक, शेयर स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक, कि सॉइल के अंदर जो स्ट्रेंथ सॉइल जो ऑफर करता है, वो ऑफर करता है इन द फॉर्म ऑफ शेयर। या आप बोल सकते हैं कि जो भी लोड आप लोग अप्लाई करते हो, उसको सॉइल रेजिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ शेयर। ठीक है, फिर सॉइल के स्ट्रेंथ को जानने के लिए हम लोग अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करते हैं, लाइक प्लेट लोड टेस्ट, एसपीटी टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, डेंसिटी कंट्रोल। फिर हम लोग मेजरमेंट ऑफ फील्ड डेंसिटी बाय कोर कटर। फिर हम लोग डेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे कोर कटर के थ्रू, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, सॉइल एक्सप्लोरेशन, बियरिंग कैपेसिटी एंड इट्स मेथड। तो एक काफी वास्ट सिलेबस आप बोल सकते हैं, बट आपको यहाँ पे एक चीज है जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको फाउंडेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, कि सॉइल के अंदर जो फाउंडेशन इंजीनियरिंग होती है उसके बारे में ऐसा आपको ज्यादा यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो
शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को, हमारे सब्जेक्ट को, नए सब्जेक्ट को, सॉइल मैकेनिक्स को। ऑब्वियसली बात है, एज पर आवर सिलेबस हमारे को इसको कवर करना रहेगा। ठीक है बेटा, तो एक बात तो आप लोग समझ गए होंगे कि सर आपका जो यहाँ पे पैटर्न रहेगा वो किस तरीके से रहेगा। बोलो यस और नो, बोलो यार। तो ये बात समझ गए आप लोग कि क्या हमारा पैटर्न रहेगा। तो पैटर्न विल बी सिंपल, जो हमारे सिलेबस में मेंशन है जेके एसएसबी के, उसी के मुताबिक आपका ये पूरा कोर्स चलेगा। ठीक है बेटा, बोलो यस और नो। चलिए, यहाँ तक की बातें सबको समझ में आ गई है। शुरू करते हैं सॉइल के बारे में डिस्कशन। तो पहली बात तो हमें ये समझना है कि सर कि जो टर्म आप लोग सॉइल यूज कर रहे हो, जो टर्म आप लोग सॉइल यूज कर रहे हो, ये सॉइल बनता कैसा है, ये सॉइल किस तरीके से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली अगर हम बात करें सॉइल के फॉर्मेशन की, जब हम बात करते हैं, बेसिकली अगर हम बात करते हैं, जब हम लोग सॉइल फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, अरे ये कुछ ज़्यादा थिक हो गया ना, तो बेसिकली जब हम बात करेंगे सॉइल के फॉर्मेशन के बारे में, तो मेजरली जो हमारा सॉइल बनता है दैट इज ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन बाय द रॉक्स। कहने का मतलब ये है कि मेजरली जो हमारा सॉइल बनता है वो बनता है रॉक्स से डिसइंटीग्रेट होने की वजह से। रॉक्स के पार्टिकल्स टूट जाते हैं, ठीक उसके वजह से आपका सॉइल का जो लेयर है वो बनना शुरू हो जाता है मेजरली। ठीक, अब ये जो पार्टिकल्स रॉक के टूट रहे हैं वो किस वजह से टूटते हैं, पहली बात तो ये। अब देखो यार, ये जो सॉइल का फॉर्मेशन का जो एक प्रोसेस है, ये एक छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है, ये बहुत लंबे समय से चलता आ रहा प्रोसेस है। काफी लंबे समय से ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो बेटा क्या होता है, देखो समझो कि ये जो हमारा रॉक है, दिस इज योर पर्टिकुलर रॉक, इस रॉक के ऊपर बहुत लंबे समय तक आपके फिजिकल जो फोर्सेस हैं वो आपके काम करती हैं, जो फिजिकली इसको हिट करते रहेंगी। नेचुरल फोर्सेस लाइक आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूसली, और ऑब्वियसली बात है ये जो रॉक प्रेजेंट है वो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। उस नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर देयर इज द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ विंड, कंटिन्यूसली विंड यहाँ पे चल रहा है। देयर इज कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर ऑल्सो, अगर यहाँ पे बारिश वारिश होती है तो यहाँ पे वाटर भी चल रहा है। अगर यहाँ पे स्नो पड़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है स्नो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, फिर जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ेगा फिर आपके स्नो आपका मेल्ट होना शुरू होगा। ठीक, देयर आर ऑल्सो सम सर्टेन केमिकल रिएक्शंस ऑल्सो, कुछ केमिकल रिएक्शंस भी हो रहे हैं, लाइक ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, उसकी वजह से भी पार्टिकल्स जो है आपके टूटने शुरू हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये एन बहुत सारे रीजंस है, देयर आर एन रीजंस ड्यू टू विच जो पार्टिकल्स आपके रॉक के ऊपर प्रेजेंट हैं वो पार्टिकल्स आपके लूज होना शुरू हो जाते हैं, ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही पार्टिकल आपके पेरेंट रॉक के ऊपर से टूट गया, जैसे ही पार्टिकल आपके पेरेंट रॉक के ऊपर से टूट जाता है, वैसे ही ये पार्टिकल को कोई भी आपका जो वेदरिंग एजेंट है, वेदरिंग एजेंट लाइक, वेदरिंग का मतलब होता है बेटा, वेदरिंग का मतलब होता है टूटना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो पार्टिकल है अपने पेरेंट रॉक से टूट रहा है। किस वजह से टूट रहा है, क्योंकि काफी लंबे समय तक वो उस पेरेंट रॉक के ऊपर क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। ठीक है बेटा, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो इस एक्शन को, जो पार्टिकल आपका टूटता है, उसी एक्शन को हम लोग बेटा वेदरिंग बोल देते हैं। अब वही आपका वेदरिंग एजेंट लाइक इट कैन बी विंड, इट कैन बी स्नो, इट कैन बी वाटर, है ना, तो कुछ भी हो सकता है वेदरिंग एजेंट। ठीक है बेटा, तो ये जो वेदरिंग एजेंट है जैसे ही पार्टिकल को डिसइंटीग्रेट करेगा, तोड़ेगा, फिर पार्टिकल को अपने साथ ये ले जाना शुरू कर देता है। पार्टिकल को क्या करेगा बेटा, अपने साथ ले जाएगा। जब पार्टिकल को अपने साथ ले जाएगा तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। बोलो यार सुनो, तो क्या होगा, पार्टिकल ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देगा, पार्टिकल को ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देगा आपका वेदरिंग एजेंट। ट्रांसपोर्ट करके करेगा क्या,
जिंदगी भर अपने साथ तो कैरी नहीं करेगा, कहीं ना कहीं उसको ड्रॉप कर देगा, कहीं ना कहीं उसको ड्रॉप कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर कि ये जो पार्टिकल यहाँ से पेरेंट रॉक से टूटा है, वो पार्टिकल यहाँ से उसने वेदरिंग एजेंट ने ट्रांसपोर्ट किया और ट्रांसपोर्ट करके कहीं पे डिपॉजिट कर दिया, किसी भी सरफेस पे डिपॉजिट कर दिया, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली बेटा क्या होता रहता है, चलता रहता है। अब एक वक्त ऐसे आ जाएगा, ये पार्टिकल्स बहुत यहाँ पे इकट्ठा होता रह रहा है, इकट्ठा होता रह रहा है, आपको यहाँ पे एक अपहीवल बनना शुरू हो जाएगा। आपको दिखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक अपहीवल बनना शुरू हो चुका है। ऑब्वियसली बात है बेटा, जब यहाँ पे भी अपहीवल बन रहा है, ऑब्वियसली बात है इस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे फिर से ये जो पार्टिकल आके डिपॉजिट हुए थे और यहाँ पे अपहीवल बन गया, यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट प्रेजेंट है। उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर भी कुछ नेचुरल फोर्सेस हैं, लाइक विंड हो गया, यहाँ पर भी एयर होगा, यहाँ पर भी कंटिन्यूसली वाटर आपका फ्लो कर रहा होगा, अगर होगा तो यहाँ पर भी रेन हो रहा होगा, यहाँ पर भी आप बोल सकते हैं कि लाइक यहाँ पर भी आपका स्नो अगर पड़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है देन देयर विल द मेल्टिंग ऑफ द स्नो इज अकरिंग आल्सो, जिस वजह से यहाँ पर भी जो ये पार्टिकल इसके ऊपर टॉप सरफेस पे होंगी, वो उसके ऊपर भी कंटिन्यूसली फोर्सेस आपके यहाँ पे लग रही होंगी। तो इसका मतलब जैसे ही अपहीवल बनेगा, अगेन अगेन देयर विल बी वेदरिंग ऑफ द पार्टिकल, अगेन देयर विल बी वेदरिंग ऑफ द पार्टिकल। तो ऑब्वियसली बात है, ये जो पूरा प्रोसेस है, वेदरिंग, ट्रांसपोर्ट करने के बाद इसने डिपॉजिट किया था, डिपॉजिट करने के बाद अपहीवल बना, अपहीवल बनने के बाद फिर से आपकी वेदरिंग हो गई। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपका कंटिन्यूअसली चलता रहता है, और इसी कंटिन्यूअस प्रोसेस की वजह से आपकी सॉइल का फॉर्मेशन होता रहता है। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। लाइक यू कैन से दैट कि आप बोल सकते हैं कि 1500 साल या कम से कम इतना ही टाइम आप बोल सकते हैं कि इतना साल आपका बेसिकली लगता है, या उससे भी ज्यादा आप बोल सकते हैं, मिलियन ऑफ मिलियंस ऑफ द ईयर का टाइम आपका रहता है, जिस वजह से आपका सॉइल का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक, अब इसके अंदर एक तो हमने कहा कि ये जो वेदरिंग एजेंट्स हैं उनका काफी अच्छा खासा रोल है, उसके अलावा भी यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि देयर इज अ चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड्स आर फ्लोइंग। आप बोल सकते हैं कि इन सब वजह से आपके पार्टिकल डिसइंटीग्रेट होते हैं और पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल के लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, ये तो हमने बात करी कि सर ये जो प्रोसेस है जिससे आपका सॉइल बन रहा है, दिस इज द प्रोसेस बाय द फिजिकल फोर्सेस, जो आपके फिजिकली आपका जो पार्टिकली टूट रहा है उसकी वजह से सॉइल का जो फॉर्मेशन हो रहा है, इसी को हम लोग फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं। इसके अलावा देयर इज सम केमिकल रिएक्शन आल्सो, कुछ केमिकल रिएक्शन भी हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, उसकी वजह से भी पार्टिकल आपके डिसइंटीग्रेट होते हैं, जिस वजह से आपका सॉइल का फॉर्मेशन अगेन होता हुआ देखने को मिलता है। तो पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई कि सर सॉइल कैसे फॉर्म होता है। यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा कि हाउ योर सॉइल सरफेस इज फॉर्म, कि कैसे आपका सॉइल आपका फॉर्म होता है। ठीक, अब जब हम इस पूरे सिनेरियो को देखते हैं, जब हम इस पूरे सिनेरियो को देखते हैं, तो हमें एक चीज समझ में आया कि जो सॉइल का फॉर्मेशन है वो एक साइक्लिक नेचर का है। ठीक है बेटा, सॉइल का जो फॉर्मेशन है साइक्लिक नेचर का है। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है सर, सबसे पहले यहाँ पे वेदरिंग हो रही है, वेदरिंग होने के बाद वो जो पार्टिकल है वो पार्टिकल आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये पार्टिकल कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट हो रहा है। ठीक, डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट होने के बाद यहाँ पर आपका एक अपहीवल बनता हुआ आपको नजर आता है, और फिर अगेन फिर से वेदरिंग होता है। ये जो पूरा प्रोसेस है बेटा, ये पूरा प्रोसेस आपका एक साइक्लिक नेचर का है। ठीक है बेटा, ये जो पूरा प्रोसेस है ये आपका साइक्लिक नेचर का है। ठीक, प्रोसेस तो साइक्लिक नेचर का है, इस प्रोसेस जो ये नेचर साइक्लिक नेचर का है, इसी को हम लोग बोलते हैं जियोलॉजिकल साइकिल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जियोलॉजिकल साइकिल। ध्यान से देखना, जियोलॉ जियोलॉजिकल साइकिल, ध्यान से सुनना। तो ये जो प्रोसेस है बेटा, ये किस नेचर का है, ये साइक्लिक नेचर का है, इसको हम लोग बोलते हैं जियोलॉजिकल साइकिल। बट जो पर्टिकुलर जो प्रोसेस है, ठीक है, जो पर्टिकुलर जो प्रोसेस है जिससे सॉइल फॉर्म होता है, पर्टिकुलर जो प्रोसेस है जिससे सॉइल फॉर्म होता है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पैडोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल
that is called pedogenesis, and that particular process is cyclic in nature, ठीक, and the cycle is called to be geological cycle. दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए. तो साइकिल को हमने बोला जियोलॉजिकल साइकिल, और ये जो पूरा प्रोसेस है वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिट, अपहीवल, ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? पेडोजेनेसिस. क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? पेडोजेनेसिस. तो आपको ये बात, सबसे पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए. ठीक, तो यहां पे हम बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, the process of formation of soil, the process of formation of soil is termed as pedogenesis. Pedogenesis. तो ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है बेटा. एंड दिस प्रोसेस इन साइक्लिक इन नेचर एंड द साइकिल इज टर्म्ड टू बी जियोलॉजिकल साइकिल. ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? पहली बात तो यस, इज दिस क्लियर अप टू दिस पॉइंट? पहली बात यहां तक की बात क्लियर है? चलिए अब हमने यहाँ पे ये भी बात करी कि मेजरली जो आपका सॉइल फॉर्म हो रहा है, मेजरली बेटा जो आपका सॉइल फॉर्म हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? मेजरली आपका सॉइल फॉर्म हो रहा है ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स या वेदरिंग ऑफ द रॉक्स. अब ये वेदरिंग किसकी वजह से हो रहा है? ये वेदरिंग फिजिकली भी होता है, ये वेदरिंग केमिकली भी होता है. तो जब हम बात करते हैं कि सॉइल का फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की अगर हम बात करें, ठीक, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की अगर हम बात करें, दैट इज ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स और ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक्स. और यहां पे जो वेदरिंग हो रही है, दो एजेंट्स यहां पे रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग. क्या है? केमिकल वेदरिंग. अब ध्यान से सुनो क्या बात है यहाँ पे. फिजिकल वेदरिंग में जो आपके इन्वॉल्वमेंट होती है, लाइक फिजिकली जो आपके रॉक को हिट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग एजेंट. और फिजिकल वेदरिंग एजेंट जो आपके रहते हैं, दैट में इंक्लूड लाइक रनिंग वाटर, it can be ice or glacier, you can say that. It can be wind जो फिजिकली हिट करेगा. ऑब्वियसली बात है, देयर इज सम ग्रेविटी एक्शन जो कि फिजिकली पार्टिकल को तोड़ सकता है, या जो वीक पार्टिकल है उसको जो है अप जो आपका अपवर्ड एरिया है वहां से नीचे की तरफ लेकर आएगा. ठीक. और अगर हम केमिकल वेदरिंग एजेंट की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, तो केमिकली जो आपका पार्टिकल टूटता है वो आपका टूटता है, बोल सकते हैं दैट इज लाइक ऑक्सीडेशन, ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ द पार्टिकल, ड्यू टू रिडक्शन ऑफ द पार्टिकल एंड ड्यू टू द कार्बोनेशन ऑफ द पार्टिकल. ऑब्वियसली बात है, ये सारी बातें आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं. ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो होता है रिएक्शन ड्यू टू द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन. रिडक्शन इन द एब्सेंस ऑफ जो आपका ऑक्सीजन, जो केमिकल रिएक्शन होता है उसी को हम लोग रिडक्शन बोल देते हैं. कार्बोनेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू दी सम केमिकल फोर्सेस, या आप बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन, देयर विल बी जो आपके जो कार्बन जो पार्टिकल्स जो आपके रहते हैं उनकी वजह से यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, कार्बोनेशन की वजह से पार्टिकल जो है यहाँ पे डिसइंटीग्रेट होना शुरू कर देता है. क्लियर है बात? ठीक. अच्छा, अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सर जितने भी पार्टिकल्स यहाँ पे वेदर हुए मतलब डिसइंटीग्रेट हुए, वो सारे के सारे पार्टिकल ट्रांसपोर्ट हो, ये जरूरी नहीं है. ठीक है बेटा. ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये जो वेदरिंग पार्टिकल्स है, जो वेदर्ड पार्टिकल्स है, इनको कैरी करने का काम भी किसका है? उसी पर्टिकुलर वेदरिंग एजेंट का काम है जो यहाँ पे वेदरिंग एक्शन कर रहा है. अब किसी भी चीज का अगर हम लोग आउटपुट निकालें
तो बेटा 100% एफिशिएंसी किसी की भी नहीं आती है। तो आप बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल्स यहाँ पे वेदर हो रहे हैं वो पार्टिकल 100% ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं। उनमें से कुछ पार्टिकल आपके इस पेरेंट रॉक के ऊपर, पेरेंट रॉक मतलब वो रॉक जहां से ये टूट गए हैं उसी के ऊपर आके डिपॉजिट हो जाते हैं, और जो पार्टिकल पेरेंट रॉक के ऊपर ही डिपॉजिट हो जाते हैं उसकी वजह से एक नया सॉइल बनता है बेटा। इस सॉइल को बोला जाता है क्या? रेसिडुअल सॉइल। क्या बोला जाता है बेटा इसको? दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल सॉइल। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल। ठीक है बेटा। और जो सॉइल ट्रांसपोर्ट हो गया है उस सॉइल को ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोला जाएगा। पहली बात तो क्लियर है। तो इस बीच में आपको एक और बात भी ध्यान में रखना है कि रेसिडुअल सॉइल होता क्या है। तो अगला टर्म जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है दैट इज रेसिडुअल सॉइल। दैट इज रेसिडुअल सॉइल। तो अगर रेसिडुअल सॉइल की बात करें तो ये आपका वो सॉइल का पार्टिकल है जो कि डिसइंटीग्रेट होके वापस से अपने पेरेंट मटेरियल के ऊपर ही आके रिटेन कर गया। दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल सॉइल। ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि if the weathered rock material if the weathered rock material if the weathered rock material retained over if the weathered rock material retained over parent rock parent rock then it is termed as then it is termed as residual soil। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? रेसिडुअल सॉइल बोल देते हैं। ठीक। बट 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 if it is transported then it is termed as transported soil। तो फिर हम लोग उसको क्या बोल देंगे बेटा? ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोल देंगे। क्लियर है बात बेटा? तो यहाँ तक की बेसिक बातें क्लियर हुई कि किस तरीके से आपका सॉइल फॉर्म होता है, किस तरीके से सॉइल आपका फॉर्म होता है। क्लियर है बात? सर विच सॉइल हैज बेटर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज। बेटा अभी आपको सॉइल की प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पता है, तो आप पहली लेक्चर में जब आप लोग ये समझ रहे हो कि सॉइल कैसे बनता है तो यहाँ पे कैसे बता सकते हो कि कौन से सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी सबसे अच्छी होती है। अभी तो आपको टाइप ऑफ सॉइल ही नहीं पता है। अभी तो आपको सॉइल का टाइप ही नहीं पता है। आप तो सिर्फ ये देख रहे हो कि सॉइल कैसे पैदा हो रहा है। सही में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आप बहुत आगे का सवाल पूछ रहे हो। ठीक है। हाँ अभी हम लोग हाँ तो राहुल अभी हम लोग सिर्फ ये अभी तो हमने सॉइल को फॉर्म होते हुए ही देख रहे हैं कि कैसे सॉइल फॉर्म होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? ठीक है। हाँ नो सर रेसिडुअल एंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल में ठीक है। तो तो बेसिकली अगर हम बात करें तो पहली बात तो हमें ये समझ में आ गई कि रेसिडुअल सॉइल क्या होता है और ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होता है। ठीक है बेटा। अब अगर हम बात करें बेटा तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन आ रहा है तो दैट इज अबाउट दी सॉइल मैकेनिक्स ऑल्सो। कि ये जो सॉइल मैकेनिक्स जो टर्म जब हम बात करते हैं कि इस टर्म की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा डिस्कशन आता है कि सर ये जो सॉइल मैकेनिक्स है इसके फादर की अगर हम बात करें तो जिसके फादर मतलब जिन्होंने बहुत अच्छा कंसेप्ट यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स का दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है डॉक्टर कार्ल तरज़ागी की। ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर कार्ल तरज़ागी को सॉइल मैकेनिक्स का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहा जाता है। अब क्यों इनको सॉइल मैकेनिक्स का फादर कहा जाता है? अब
क्यों इनको सॉइल मैकेनिक्स के फादर कहा जाता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो यार, तो जब हम लोग बात करते हैं सॉइल मैकेनिक्स की, तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर कार्ल तरजागी से जो पहले सॉइल मैकेनिक्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो उससे पहले भी सॉइल के बारे में अच्छी खासी जानकारी सबको थी, उससे पहले भी तरजागी साहब से पहले भी अच्छी खासी जानकारी सबको थी। बट जैसे ही कार्ल तरजागी साहब ने एक किताब लिखी, दैट इज इरेडबो मैकेनिक्स इन 1925, तो उसके बाद इनको ये उपाधि दी गई फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स की। यहाँ पे एज सच इन्होंने जो एक बात नोटिस करी, वो बात ये थी कि इन्होंने ये देखा कि जैसे ही जब हम लोग सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं, राइट, तो जैसे हम लोग सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन्होंने देखा कि सर जैसे ही सॉइल के अंदर पानी आ जाता है, वैसे ही सॉइल का बिहेवियर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और जो हमारा एनालाइज करने का तरीका था, इससे पहले एनालाइज करने का जो तरीका था, दैट इज बेस्ड ऑन टोटल स्ट्रेस। तो टोटल स्ट्रेस की बेसिस पे ही सारा एनालिसिस हमारा बेस्ड था। अब टोटल स्ट्रेस क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको दे देता हूँ ओरली, आप आराम से सुन लो इस बात को। क्या बात हो रही बेटा, कि इससे पहले जब डॉक्टर कार्ल तरजागी के पिक्चर में आने से पहले हम लोग ये कंसिडर करते थे कि जो भी, अगर मान लो सॉइल के अंदर, अगर मान लो सॉइल पार्टिकल्स है आपके, सॉइल का मतलब क्या होता है बेटा, सॉइल का मतलब पहली बात तो ये समझ लो, जब भी हम लोग सॉइल बोल रहे हैं, सॉइल का मतलब यहाँ पे सॉइल के पार्टिकल्स प्लस वॉइड होता है ना। सॉइल का मतलब सिर्फ सॉइल सॉलिड्स नहीं होता है, सॉइल का मतलब होता है सॉइल के पार्टिकल्स प्लस वॉइड। अब अगर इस वॉइड के अंदर पानी आ जाए, ध्यान सुनो, अगर इस वॉइड के अंदर पानी आ जाए, तो हम लोग ये समझते थे इससे पहले, ठीक है, डॉक्टर कार्ल तरजागी के आने से पहले हम लोग ये समझते थे कि हम लोग जब सॉइल के ऊपर फोर्स लगाते हैं या लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हम लोग ये कंसिडर कर रहे थे कि जो अप्लाइड लोड है उसको कहीं ना कहीं रेजिस्ट आपके जो सॉइल के सॉलिड के पार्टिकल्स है वो भी करेगा, और इसके वॉइड के अंदर जो वाटर है वो भी कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर फोर्स को रेजिस्ट करने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों की वजह से जो हमारे को एक स्ट्रेस मिलता था, इसी को हम लोग टोटल स्ट्रेस बोल रहे थे, इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे बेटा, टोटल स्ट्रेस बोल रहे थे। बट डॉक्टर कार्ल तरजागी साहब ने एक चीज क्या नोटिस किया, इन्होंने ये देखा कि जैसे ही हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इन्होंने ये देखा कि कि फोर्स अप्लाई करने के बाद कुछ देर बाद ये जो वाटर है, वो वाटर जो है इन वॉइड से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपका लोड अप्लाई हुआ है, वो अप्लाइड लोड सिर्फ और सिर्फ सॉइल के जो सॉलिड्स हैं वही कैरी कर रहे हैं। जो सॉइल के सॉलिड्स की वजह से ही जो स्ट्रेस डेवलप होता है, या फोर्स जो आपका आप बोल सकते हैं कि नेगोशिएट होता है, उसी को हम लोग जो इफेक्टिव स्ट्रेस बोलते हैं। तो डॉक्टर कार्ल तरजागी साहब ने एक चीज ये नोटिस करी कि जो स्ट्रेसेस हैं वो एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स ही कैरी कर रहे हैं, या सॉइल के अंदर जो स्ट्रेसेस एक्चुअल में जनरेट हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर सरफेस के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर डेप्थ के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स की वजह से ही हो रहा है, ना कि किसी वाटर की वजह से। अगर वाटर आ जाता है, अगर वाटर नहीं होता है, सिर्फ एयर होता है, तो फिर तो सिंपल सी बात है, सिर्फ सॉलिड्स ही होगा जो कि लोड कैरी करेगा। ठीक है, तो यही नेचर की वजह से इन्होंने यहाँ पे एक टर्म लेके आया, दैट इज इफेक्टिव स्ट्रेस। तो अच्छी खासी एक आपको जानकारी मिल गई होगी कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, टोटल स्ट्रेस क्या होता है। जैसे ही लोड अप्लाई होता है, धीरे धीरे वाटर जो है या तो डिस्प्लेस करना शुरू हो जाता है, हटना शुरू हो जाता है, और कुछ टाइम के बाद वाटर पूरा ही वहां से डिसअपियर हो जाएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और सिर्फ सॉलिड्स ही वहां पे प्रेजेंट होंगे जो कि उस लोड को कैरी करेगा। तो इसका मतलब इससे पहले हम लोग एनालाइज करते थे कि ज्यादा स्ट्रेस सॉइल आपका कैरी करेगा, बट एक्चुअली में आपने क्या देखा कि सिर्फ और सिर्फ सॉलिड की आपकी जो सिर्फ सॉइल की जो सॉलिड्स हैं वही आपके जो है क्या कर रहे हैं बेटा, वही आपके स्ट्रेसेस को बियर कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे पिक्चर आ जाता है बेटा इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जैसे ही इन्होंने ये इंट्रोड्यूस करा, जैसे ही इन्होंने इफेक्टिव स्ट्रेस का टर्म इंट्रोड्यूस करा, उसके बाद इनको जो है फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स की उपाधि दी गई। क्लियर बात? यस, क्लियर बात बेटा, क्लियर बात बेटा, क्लियर बात बेटा। चलिए, यहां तक की बात क्लियर है, यहां तक की बात क्लियर है, यहां तक की बात क्लियर है।
बोले यार। चलिए बात करेंगे आगे, बात करेंगे आगे। तो यस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या डिस्कशन चल रही है क्या? रेजिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल में विच हैज अ बेटर प्रॉपर्टी? रेसिडुअल सॉइल, देखो यार, पहली बात तो अच्छा, यहाँ पे बात कर ही लेते हैं इसके बारे में, काफ़ी डिस्कशन चल रही है। पहली बात तो ये बेटा कि अगर हम बात करें रेसिडुअल सॉइल की और ट्रांसपोर्टेड सॉइल की, दोनों की अगर हम बात करें सेपरेटली, अगर हम दोनों की बात करें, तो एक बात तो ये है कि हमें ये बताना मुश्किल है कि इनमें से किसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा बेटर है। पहली बात तो ये, क्योंकि देयर आर एन फैक्टर्स जिसके ऊपर इनकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। बट अगर हम बात करें स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो रेजिडुअल सॉइल है उसकी स्टेबिलिटी जनरली ज़्यादा होती है। ठीक है, इट इज़ मोर स्टेबल, इट इज़ मोर स्टेबल। स्टेबल ज़्यादा होगा तो obvious सी बात है, इसका जो इरोडिंग, जो आप बोल सकते हैं कि इसमें इरोड उसका कम होता है। ठीक है, फर्दर अगर हम बात करें, अगर फर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक, एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल की जो प्रॉपर्टी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। ठीक, अच्छा, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑब्वियस ही बात है, जो रेजिडुअल सॉइल है ये आपके फाउंडेशन या आपके एम्बैंकमेंट, उनमें काफ़ी अच्छा खासा इसका यूज़ होता है। तो रेजिडुअल सॉइल की जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज होती हैं वो बेटर होती हैं एज कम्पेयर टू ट्रांसपोर्टेड सॉइल, मोटे तौर पे आप लोग ये बोल सकते हैं। तेरे बात ठीक है, बोले सुनो। ठीक है, ओके सर। किसका क्वेश्चन था? राहुल का। राहुल, ठीक है बेटा। चलिए, तो रेजिडुअल सॉइल हैज बेटर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी, यहाँ पे नोट पॉइंट करके लिख ही लेते हैं, यहाँ पे नोट पॉइंट करके लिख लेते हैं। रेसिडुअल सॉइल हैज बेटर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज, देन ट्रांसपोर्टेड सॉइल, तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल के कंपैरिजन में रेसिडुअल सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ज़्यादा बढ़िया होती है। क्लियर बात? अच्छा, अब हमने यहाँ पे एक बात ये समझ ली कि सर इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है और टोटल स्ट्रेस क्या होता है, इन सब के बारे में हमें जानकारी दे दी थी किसने? डॉक्टर काल तरजानी ने। ठीक है, तो यहाँ पे एक और नोट पॉइंट आप लिख सकते हैं, डॉक्टर काल तरजागी इज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। ऑल्दो अगर हम बात करें तो ये एक मैकेनिकल इंजीनियर थे बेटा। ठीक है, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। ठीक, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इन्होंने किताब लिखी थी 1925 में जिसके अंदर इन्होंने ये इफेक्टिव स्ट्रेस का कंसेप्ट बताया था। ठीक है,
तो 1925 में उन्होंने किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था इरडबो मैकेनिक। ठीक, कई बार ये ना किताब का नाम भी पूछ लेता है। इरडबो मैकेनिक book was published in 1925। ठीक है बेटा। चलिए बेटा, यहाँ तक की बात क्लियर है सबको? चलिए आगे बात करें क्या? ठीक है भाई, यहाँ तक की बातें क्लियर है। ओके, तो आपको एक ये बात ध्यान रखनी है कि किताब का नाम क्या है। कई बार कई बार जो है यहाँ पे पूछ पूछ भी लिया जाता है। अच्छा, यहाँ तक की बातें क्लियर होगी। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग टाइप ऑफ सॉइल कि कौन कौन से टाइप के सॉइल जो है जनरली जो है आपको देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा दैट इज टाइप ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल डिपॉजिट्स इन इंडिया। टाइप्स ऑफ सॉइल डिपॉजिट्स इन इंडिया। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन से टाइप के सॉइल मिलते हैं, तो ऑब्वियस बात है, एक तो हमने सॉइल के फॉर्मेशन के बारे में बात समझा कि किस तरीके से आपका सॉइल फॉर्म हो रहा है। उसी के बेसिस पे कोई और उसी के बेसिस पे हम बात करेंगे कि कौन कौन से सॉइल आपके मिलते हैं या फॉर्म होते हैं। डायरेक्टली ये डिपेंड करता है कि कौन सा वेदरिंग एजेंट इन्वॉल्व है, ठीक, उस पर्टिकुलर सॉइल को फॉर्म करने में। तो पहली बात तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वेदरिंग एजेंट इन्वॉल्व है, ठीक है, और उसके थोड़ी बहुत जो नेचर है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक, अच्छा बेटा, तो सबसे पहला अगर हम सॉइल की बात करते हैं दैट इज योर एलुवियल सॉइल। तो सबसे पहला जो सॉइल है दैट इज योर एलुवियल सॉइल। तो माय डियर, जब हम अलुवियल सॉइल की बात करते हैं तो अलुवियल सॉइल वो सॉइल होता है जो कि वेदर होता है ड्यू टू द रनिंग वाटर। ठीक, वेदर होता है ड्यू टू द रनिंग वाटर। ट्रांसपोर्ट भी इसको रनिंग वाटर करेगा। और फर्दर ऑब्वियसली बात है, रनिंग वाटर रनिंग वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट करता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, दिस इज योर पर्टिकुलर एलिवेटेड पोर्शन ना। इस एलिवेटेड पोर्शन में क्या हो रहा है, लेट अस कंसिडर कि ये आपका एक हिली एरिया है, ठीक है, माउंटेनस एरिया है, जहाँ पे आपका स्नो पड़ रही है या यहाँ पे बारिश वारिश हो रही है, जिस वजह से क्या होगा कि जो
वाटर है वो आपके स्लोप की वजह से यहाँ पे फ्लो करना शुरू, वाटर जो है स्लोप की वजह से अपने वेट की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करेगा, क्योंकि हिली एरियाज की जो स्लोप है वो काफी ज्यादा है, जिस वजह से इस एरिया में पानी का स्पीड जो होगा वो काफी अच्छा खासा होगा, वेलोसिटी काफी अच्छी खासी होगी। अगर वेलोसिटी काफी अच्छी खासी है तो ये पानी अपने साथ उस पार्टिकल को भी वेदर करके रह जाएगा जिस सरफेस के ऊपर वो फ्लो कर रहा है। ठीक है बेटा, क्योंकि स्पीड काफी ज्यादा है तो बेड के ऊपर, बेड मतलब जिस सरफेस के ऊपर वाटर फ्लो करता है, दैट इज कॉल्ड बेड ऑफ द सरफेस, बेड ऑफ द रिवर या बेड ऑफ द, यू कैन से दैट स्ट्रीम। तो जो बेड के ऊपर पार्टिकल प्रेजेंट होगी उसका उसको अपने साथ जो है वो इरोड करके ले जाना शुरू कर देगा। फर्दर ये जो पार्टिकल है जैसे ये कम स्लोप वाले एरिया में पहुंच जाएगा तो ऑब्वियसली बात है इस पानी की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। वेलोसिटी कम होगी तो ऑब्वियसली बात है ये जो पार्टिकल आपके सस्पेंशन में प्रेजेंट है पानी के, वो पार्टिकल आपके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, जिस वजह से ये जो आपका जो एरिया है, ये आपका जो रिवर वाला एरिया है या आपका स्ट्रीम वाला एरिया है, उसके आसपास एक नए टाइप का सॉइल आपका डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। इसी सॉइल को हम लोग बोलते हैं एलुवियल सॉइल। इसी सॉइल को क्या बोलते हैं बेटा? एलुवियल सॉइल। ठीक, तो बेसिकली ये कहाँ पर मिलेगा? ये आपको मिलेगा अलोंग दी बैंक ऑफ रिवर। तो रिवर की बैंक के अलोंग जो आपको मिट्टी मिलती है, इसी सॉइल को हम लोग एलुवियल सॉइल बोलते हैं। ठीक, अगर हम एलुवियल सॉइल की बात करें तो एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इस सॉइल की फर्टिलिटी काफी ज्यादा निकल कर आती है। तो फर्टिलिटी काफी अच्छी खासी होती है क्योंकि इस सॉइल के अंदर मिनरल्स काफी ज्यादा होंगे। ठीक है, तो बेनिफिशियल मिनरल्स काफी ज्यादा होंगे जो कि आपके एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेटर रहेगा। ठीक है बेटा, क्लियर बात? तो अगर हम बात करें एलुवियल सॉइल की तो एक बात हमारे को समझ में आ गई कि दैट इज डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन इन रनिंग वाटर। तो कहां से डिपॉजिट हुए हैं? ये रनिंग वाटर के सस्पेंशन में प्रेजेंट थे। ठीक है, तो दैट इज डिपॉजिटेड फ्रॉम फ्रॉम सस्पेंशन इन रनिंग वाटर, सस्पेंशन इन रनिंग वाटर। पहली बात तो क्लियर है। ठीक, यहां पे जो वेदरिंग एजेंट इन्वॉल्व है, वेदरिंग एजेंट जो इन्वॉल्व है वो भी कौन है बेटा? रनिंग वाटर। वेदरिंग एजेंट जो इन्वॉल्व है दैट इज योर व्हाट? दैट इज योर रनिंग वाटर। किस टाइप का सॉइल है ये आपका ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। ये आपका कैसा सॉइल है बेटा? ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। ठीक, ये भी बात क्लियर है। अब आपको पता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होता है। कहां पर मिलेगा? कहां पर मिलेगा? दिस सॉइल इज फाउंड अलोंग द लेंथ ऑफ द रिवर, फाउंड अलोंग द लेंथ और बैंक ऑफ रिवर, ऑफ रिवर। ठीक है बेटा, यहां तक की बात क्लियर है। अच्छा, पहला सॉइल क्लियर हो गया, अलुवियल सॉइल। दूसरा जो आपके पास टाइप ऑफ सॉइल है दैट इज लैकुस्ट्रीन सॉइल। दूसरा जो टाइप ऑफ सॉइल है दैट इज योर लैकुस्ट्रीन सॉइल। अब अगर हम लैकुस्ट्रीन सॉइल की बात करें, लैकुस्ट्रीन सॉइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब इसके नाम से ही थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि लैकुस्ट्रीन का मतलब बात हो रही है लेक्स की। तो लेक्स के बेड पे जो आपका सॉइल डिपॉजिट होता है दैट इज कॉल्ड लैकुस्ट्रीन सॉइल। ठीक है, तो लेक्स के बेड पे जो सॉइल डिपॉजिट होता है दैट इज कॉल्ड लैकुस्ट्रीन सॉइल। ठीक, तो आप बोल सकते हैं दैट इज फॉर्म्ड ड्यू टू सस्पेंशन, formed due to suspension, formed due to deposition from suspension in fresh water, formed due to deposition from suspension in fresh still water from lake। अब पहली बात तो एक बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि सर ये जो लैकुस्ट्रीन सॉइल है ये बन कैसे रहा है। तो देखो यार, इसके लिए आपको ऑब्वियसली बात है कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कि सर लेक का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब लेक का मतलब ये है कि जो आपका
ग्राउंड वाटर टेबल है, अगर आपके ग्राउंड लेवल से ऊपर आ जाए तो आपका लेक बन जाता है। ठीक, तो लेक की फॉर्मेशन कैसे होती है? whenever the ground water table is above the ground level, that is called lake। तो यहाँ पे देखो जरा क्या बनना हो रहा है। तो देखो ये आपका, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो ग्राउंड वाटर टेबल है ये ग्राउंड लेवल से ऊपर है, तो इसका मतलब ये जो वाटर बॉडी यहाँ पे इकट्ठा हुई है दैट इज अ लेक। अच्छा, अब इस लेक के बेड पे जो ये मिट्टी आई है वो मिट्टी कहाँ से आएगी? ऑब्वियस सी बात है सर, अगर यहाँ पे बारिश वारिश हो रही होगी तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ जो पार्टिकल्स होंगे वो कहीं ना कहीं इरोड होके आ जाएंगे। पहले तो ये आपके जो लेक वाटर होगा उसके सस्पेंशन में रहेंगे और धीरे धीरे ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। पहला रीजन ये। दूसरा, हो सकता है आसपास के एरिया में बहुत तेज से हवाएं चल रही है, उस हवाओं की वजह से पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा, सरफेस पे आएगा और विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपने वेट की वजह से नीचे सेटल हो जाएगा। ठीक, तो देयर आर एन रीजन जिसकी वजह से जो सॉइल के पार्टिकल्स है लेक के सरफेस के ऊपर आते हैं और फिर नीचे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक, अच्छा, तो जो पार्टिकल्स आपको यहाँ पे डिपॉजिट होकर देखने को मिलेगा उसी को हम लोग लैकोस्टीन सॉइल बोलेंगे। पहली बात तो क्लियर है। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखें तो हमने बोला कि फ्रेश स्टिल वाटर, इसका मतलब हम लोग लेक वाटर को फ्रेश वाटर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अच्छा, इसके बारे में भी हमने कुछ बात करी है कि सर देखो क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर टेबल होता है ना बेटा, ये ग्राउंड वाटर टेबल स्टिल वाटर नहीं होता है। ये वाटर जो होता है, जो ग्राउंड वाटर टेबल होता है, ये कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है, बट इसकी जो वेलोसिटी होती है, क्योंकि सॉइल मीडियम के अंदर चल रहा है, सॉइल मीडियम के अंदर चल रहा है, तो इस वजह से इसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है, बहुत धीरे धीरे फ्लो करता है। सॉइल मीडियम अपने आप में एक नेचुरल फिल्टर की तरह काम करेगा। सॉइल मीडियम नेचुरली अपने आप में फिल्टर की तरह काम करेगा। फिल्टर का सारा मैकेनिज्म आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। हमने रॉ वाटर इंजीनियरिंग के अंदर भी फिल्टर के बारे में बात किया, हमने वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के अंदर भी फिल्टर के बारे में बात किया। फिल्ट्रेशन का पर्पस क्या होता है, ये सारी बातें हमें पता है। तो वही सारा काम सॉइल भी आपको करता हुआ देखने को मिलेगा, फिल्टर होता हुआ देखने को मिलेगा, नेचुरल फिल्ट्रेशन आपकी होती रहती है। जिस वजह से जब ये सॉइल आपके लेक वाले एरिया में पहुंचेगा, जब ये वाटर आपके लेक वाले एरिया में पहुंचेगा, तो ऑब्वियसली बात है फ्रेश वाटर होगा। ये आपका क्या होगा? फ्रेश वाटर होगा। ठीक, तो इसीलिए हम लोग लेक वाटर को फ्रेश वाटर बोलते हैं, क्योंकि जो बेस फ्लो है, जो जो सरफेस के नीचे ग्राउंड सरफेस के नीचे जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसके फ्लो को हम लोग बेस फ्लो भी बोल देते हैं। बेसिकली जब आप लोग हाइड्रोलॉजी में देखोगे तो उसको हम लोग बेस फ्लो बोल देते हैं। इस बेस फ्लो की स्पीड बहुत कम होती है, जिस वजह से पानी आपका, तो एक बात तो क्लियर हो गया कि स्पीड बहुत कम है बट फ्लो तो कर रहा है, स्टिल तो नहीं है। कोई भी चीज स्टिल हो जाए, कोई भी वाटर अगर आपका स्टिल हो जाए तो वो पॉल्यूट हो जाएगा, दैट इज नॉट रिमेन फ्रेश। बट अगर वाटर आपका फ्लो कर रहा है तो वो हमेशा फ्रेश रहता है। ये बात तो क्लियर है, क्योंकि सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म वाटर के अंदर होती है। ठीक, तो कैसे कैसे होती है सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आपके एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमने ये बात करी कि लैकोस्टीन सॉइल कैसे बनता है और फ्रेश वाटर क्यों बोल रहे हैं हम लोग लेक वाटर को, अंटिल कोई भी आपका पोल्यूशन लेक के अंदर हुआ ना हो। अब लेक के अंदर कौन सा पोल्यूशन होता है, किस किस टाइप के डिफरेंट लेक्स होती हैं, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको ध्यान में होगा। अगर ध्यान नहीं है तो क्लास के बाद एक बार प्लीज उस स्लाइड को आप लोग जाके देख लेना। ठीक है, चलिए, तो दूसरा टाइप का सॉइल हो गया लैकोस्टीन सॉइल। तीसरे सॉइल की अगर हम बात करें तो तीसरा टाइप का जो सॉइल है दैट इज योर माल सॉइल। तीसरा जो टाइप ऑफ सॉइल है दैट इज योर माल सॉइल। अब बेटा अगर हम माल सॉइल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा सी वाटर के अंदर। तो सी वाटर में जो भी सस्पेंशन में पार्टिकल प्रेजेंट होगा, वो जब पार्टिकल सेटल डाउन करता है उसकी वजह से जो पार्टिकल सॉइल बनता है दैट इज कॉल्ड माल सॉइल। सिंपल सी बात है। ठीक, क्लियर बात बेटा? ठीक है, तो अगला जो सॉइल है दैट इज योर मार्ल सॉइल। और ठीक, अच्छा, एक मिनट, हाँ ठीक है, तो अगला जो सॉइल है दैट इज योर माल सॉइल। तो माल सॉइल, एक बात तो क्लियर है कि ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, ये आपको देखने को मिलेगा कोस्टल एरियाज में, या आप बोल सकते हैं कि जो मरीन एरिया है वहां पे आपको देखने को मिलेगा बेसिकली। बट बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो माल सॉइल होता है ये किस टाइप का होता है, कैसा ये दिखता है, उसके बारे में अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात क्या है कि एक बात आपको समझना है कि माल सॉइल की जब हम बात करते हैं तो ये इसका जो अपीयरेंस होता है जनरली व्हाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है बेटा? व्हाइट कलर का होता है। अब ये जो व्हाइट कलर इस माल सॉइल के अंदर आया,
ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा दैट इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स, उनके जो बोन्स होती हैं, और जो एक्वाटिक प्लांट्स होती हैं उनके डिकम्पोजिशन की वजह से। मिलेगा कहाँ पे? मिलेगा ये ऑब्वियसली बात है मरीन ओरिजिन में मिलेगा, जो आपके कोस्टल एरियाज हैं, सी वाला एरिया है, वहीं पे देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, जो हम सी की बात करते हैं या समुद्र की बात करते हैं, तो वहाँ पे बड़े बड़े जो आपके मरीन लाइफ, एक्वाटिक लाइफ है या एक्वाटिक एनिमल्स हैं, उनकी डेथ ऑब्वियसली बात है वहीं पे हो रही है, जिस वजह से लास्ट में वो डिकम्पोज हो जाएंगे। डिकम्पोज होने के बाद उनके जो बोन्स हैं वो भी डिकम्पोज हो जाएगा। जब बोन्स डिकम्पोज होती हैं तो हम जानते हैं कि बोन्स के अंदर कैल्शियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और दिखने में वाइट कलर का होता है। उस वजह से जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है, दैट सॉइल इज पर्टिकुलरली नोन एज माल सॉइल। तो अगला अगर हम बात करें माल सॉइल की, तो इट इज द फाइन ग्रेडेड, it is the fine graded it is the fine graded calcium carbonate soil, calcium carbonate soil of marine origin, of marine origin formed due to decomposition of animal bones and aquatic animals। ठीक, एनिमल बोन्स एंड एक्वाटिक प्लांट्स लिख लो। तो इसमें कैल्शियम की मात्रा काफी ज्यादा होती है, कैल्शियम की मात्रा इसमें काफी ज्यादा होती है। अब इसी के साथ डिस्कशन आ जाती है आपकी मरीन सॉइल की। ठीक, मरीन सॉइल का मतलब, अब यहाँ पे क्या था, माल सॉइल है तो ये मरीन ओरिजिन का, मरीन वाले एरियाज में मिलेगा, कोस्टल एरियाज में मिलेगा। बट अगर हम पर्टिकुलरली मरीन सॉइल की बात करें तो ये सॉइल आपका तब बनता है जब आपका जो सॉइल के पार्टिकल्स है वो आपके सी वाटर के सस्पेंशन में होंगी। ये सी वाटर के अगर सस्पेंशन में पार्टिकल है, वो अगर डिपॉजिट कर गया तो जो यहाँ पे सॉइल बनेगा दैट इज कॉल्ड मरीन सॉइल। बट सी वाटर के अंदर आपका जो सॉइल बन रहा है वो अगर एनिमल बोन्स के डिकम्पोज होने की वजह से बन रहा है या एक्वाटिक प्लांट्स जो आपके होते हैं उनके डिकम्पोज होने की वजह से बन रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं माल सॉइल। बट अगर कोई भी पार्टिकल सी के अंदर सस्पेंशन में है, उसकी वजह से सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मरीन सॉइल। तो छोटा सा डिफरेंस है, दोनों ही मरीन ओरिजिन के हैं, बट फॉर्म होने का तरीका दोनों का डिफरेंट है। क्लियर है बात? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम मरीन सॉइल की बात करें तो आप सीधा लिख सकते हैं डिपोजिशन फ्रॉम सस्पेंशन इन सी वाटर, डिपोजिशन फ्रॉम सस्पेंशन इन सी वाटर। ठीक है भाई, क्लियर बात बेटा? यस, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी बेटा, बोलिए बेटा। यहाँ पे क्या बातें चल रही है, आपके कमेंट भी देख लेंगे एक बारी। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आया ना यहाँ तक? सस्पेंशन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा बात? यस, बोलो यार।
यहाँ तक बात क्लियर है? ओके, तो मरीन सॉइल भी क्लियर हो। अच्छा, आगे सॉइल बात कर रहे हैं हम लोग एओलियन सॉइल। आगे अगर हम बात करें दैट इज एओलियन सॉइल, ठीक है। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो एओलियन सॉइल की जब हम बात करते हैं तो ये जो सॉइल है जो फॉर्म हो रहा है किसकी वजह से? विंड की वजह से। किसकी वजह से फॉर्म हो रहा है बेटा? विंड की वजह से। अब कैसे सर विंड की वजह से? ऑब्वियस सी बात है माय डियर, यहाँ पे बात हो रही है कि इस तरीके से आपका सॉइल पड़ा हुआ है, काफी तेज हवाएं चल रही हैं, पार्टिकल आपके जो है लिफ्ट हो रहे हैं हवाओं के साथ और फिर दूसरी जगह जाके डिपॉजिट हो रहे हैं। तो इस सॉइल को हम लोग बोलते हैं एओलियन सॉइल। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है सर, ऐसा ऐसा चीजें हमें थोड़ी बहुत याद दिला रही है किसकी? डेजर्ट वाले एरिया की। सही बात है। तो डेजर्ट वाले एरिया में आपने देखा होगा या बचपन में पढ़ा भी होगा कि रेत के टीले जो हैं बनते और बिगड़ते रहते हैं। बस में है कि नहीं आ रहा है? तो जिस वजह से जो सॉइल बनता है उसको हम लोग एओलियन सॉइल बोलते हैं। तो कोई भी सॉइल जिसको अगर विंड ने ट्रांसपोर्ट किया है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया और वहां पे डिपॉजिट हो गया, उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या? एओलियन सॉइल। एग्जाम्पल हो गया सैंड ड्यून्स, जो सैंड के जो टीले होते हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एओलियन सॉइल। क्लियर बात? तो आप बोल सकते हैं इट इज द सॉइल transported by, it is the soil which is transported by wind. एग्जाम्पल हो गया सैंड ड्यून्स। ठीक है भाई। अच्छा, पहली बात ये भी क्लियर हो गई। अगला जो टाइप ऑफ सॉइल है 6 नंबर। अच्छा, आप लोग लिख रहे हो ना बेटा साथ में? ठीक है बेटा, आप लोग साथ में लिख रहे हो? साथ में लिख रहे हो आप लोग? अब आपको टाइम मिल रहा है ना लिखने का? ठीक है। बाकी जब स्लाइड्स वगैरह लेके आते हैं तो आप लोग बोलते हैं कि सर लिखने का टाइम नहीं मिलता, तो अभी आपको लिखने का टाइम मिल रहा होगा, है ना? चलो, बट ये टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली बात है आपके सिलेबस को जल्दी कवर करना है, तो इसीलिए स्लाइड्स लेके आ रहे थे। चलो सॉइल हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, बाकी इनको जो शाम वाले सब्जेक्ट है ना, ठीक है, बाद में लिख सकते हैं। साथ साथ में लिख लो क्योंकि आपको इतना टाइम मिल जा रहा है, है ना? साथ साथ में लिख लो, बाद में रिवाइज कर लेना फिर। अच्छा, एओलियन सॉइल हो गया। देन उसके बाद बात आती है आपकी एक और टाइप का सॉइल है, इंपॉर्टेंट है, दैट इज लुइस सॉइल। एक और टाइप का सॉइल है दैट इज योर लुइस सॉइल। सुनो ध्यान से। अब अगर हम बात करें लुइस सॉइल की, ये भी एओलियन ही होता है। मतलब ये भी सॉइल विंड की वजह से ही ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। बट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो है तो ये भी एओलियन सॉइल, बट इसकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो डिफरेंट हो जाती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे डिफरेंट हो जाती है बेटा? जब हम लोग लुइस सॉइल की बात करते हैं तो ये सॉइल विंड से ट्रांसपोर्ट होता है, बट इसमें सबसे ज्यादा कंटेंट होता है सिल्ट का। सिल्ट की जब हम बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर एक साइज की बेसिस पे हम लोग सॉइल को आगे जाके क्लासिफाई करते हैं, ठीक। उसको हम लोग बेसिकली सिल्ट बोलते हैं। अगर हम साइज की बात करें तो ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले। तो अगर हम बात कर रहे हैं 75 माइक्रोन से लेके 2 माइक्रोन के बीच में जो पार्टिकल का साइज होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? उसको हम लोग सिल्ट बोल देते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम लोग सिल्ट बोल देते हैं, ठीक। तो सिल्ट की जो परसेंटेज है इसमें काफी ज्यादा होती है। सिल्ट का जो परसेंटेज है बेटा इसमें काफी ज्यादा होती है, ठीक है। पहली बात तो समझ में आई? अच्छा, तो आपको ये समझना है कि 2 माइक्रोन से लेके 75 माइक्रोन के बीच में जो पार्टिकल का साइज होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? उसको हम लोग सिल्ट बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अगर पार्टिकल का साइज 2 माइक्रोन से लेके 75 माइक्रोन के बीच में, वो तो आपका सिल्ट हो गया। तो ये जो सिल्ट एक जगह से दूसरी जगह आया है वो आया है विंड की वजह से, पहली बात तो। क्योंकि लगभग यहाँ पे हर पार्टिकल सिल्ट का ही होगा, मतलब सेम साइज है, तो ऑब्वियसली बात है इनकी जो ग्रेडेशन होती है वो यूनिफॉर्म साइज की होती है। तो इसको हम लोग यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सिल्ट हम लोग बोल देते हैं, जो कि विंड की वजह से आया है, ठीक। अच्छा, पहली बात तो ये। तो पहली बात हमने क्या बोला कि सर ये आपका
सेम साइज का पार्टिकल होगा, मतलब यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होगा, ठीक, जो कि विंड की वजह से आएगा, विंड ब्लोन बोल देंगे। क्योंकि पार्टिकल का साइज सेम है तो कौन सा पार्टिकल इसमें ज्यादा प्रेजेंट होगा, इसमें सिल्ट ज्यादा प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से होती है, ये इसकी जो नेचर होता है वो कैसा होता है समझ लो। अगर ये सॉइल ड्राई कंडीशन में है, ध्यान से सुनना बेटा, अगर ये सॉइल ड्राई कंडीशन में है, ये काफी फर्मली आपको देखने को मिलेगा। फर्म मतलब सीमेंटेड देखने को मिलेगा। सीमेंटेड का मतलब एकदम हार्ड देखने को मिलेगा। ठीक, तो स्लाइटली सीमेंटेड व्हेन इट इज ड्राई, जब ये ड्राई होगा काफी ज्यादा हार्ड सरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये किस वजह से होता है, ये होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ मिनरल दैट इज मोंटमोरेलोनाइट and as well as due to some calcium compounds। तो इसके अंदर कैल्शियम का कुछ परसेंटेज होता है और एक क्ले का मिनरल होता है जिसको हम लोग मोंटमोरेलोनाइट बोलते हैं, जिस वजह से जब ये ड्राई कंडीशन में होता है उस टाइम काफी फर्म ये दिखता है, काफी हार्ड सरफेस में ये दिखेगा। ठीक है, बट जैसे ही इसके अंदर आप लोग पानी लगाओगे, जैसे ही आप लोग इसके अंदर पानी लगाओगे, इसकी जो फॉर्मनेस है, इसका जो हार्डनेस है, इसका जो सीमेंटिंग एक्शन है, वो आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाता है और एकदम से ये सॉइल लूज कर जाता है। इसीलिए इस सॉइल को हम लोग लूइस सॉइल बोलते हैं और आगे जाके इस सॉइल को ही हम लोग कोलैप्सिबल सॉइल भी बोल देते हैं। कहने का मतलब ये, अगर फॉर्म है, अगर ये ड्राई कंडीशन में एकदम हार्ड सा दिखेगा, ठीक, बट जैसे ही बेटा इसके ऊपर पानी आ जाएगा, जैसे ही इसके ऊपर पानी आ जाएगा, ये सॉइल एकदम से नीचे गिर जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये इस सॉइल का नेचर होता है। तो लुईस सॉइल को पहचानने की जो तरीका है वो क्या है, उसके ऊपर पानी डाल दो, अगर इस तरीके से टीला है तो वो नीचे गिर जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आई? तो सारी बातें हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अच्छा, अब सारी बातें हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, विंड ब्लोन सेंट, विंड ब्लोन सेंट, स्लाइटली सीमेंटेड, slightly cemented, slightly cemented due to calcium compound, due to calcium compound, due to calcium compound और मोंटमोरेलोनाइट। मोंटमोरेलोनाइट बेटा, मोंटमोरेलोनाइट क्या होता है, ये मोंटमोरेलोनाइट एक क्ले का मिनरल होता है। इट इज अ क्ले मिनरल। जहां पर भी ये मोंटमोरेलोनाइट क्ले मिनरल आपको दिखेगा तो समझ लेना उस सॉइल की स्वेलिंग और श्रिंकेज काफी ज्यादा होगी। कहने का मतलब है कि मोंटमोरेलोनाइट कहीं पर भी प्रेजेंट होगा सॉइल के अंदर तो वो सॉइल, पानी अगर नहीं होगा तो वो सॉइल एकदम से श्रिंक हो जाएगा, अगर पानी आप डाल दोगे तो वो एकदम से स्वेल हो जाएगा। ठीक, स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा सॉइल। तो स्वेलिंग एंड श्रिंकेज जो सॉइल के अंदर होता है वो इस क्ले मिनरल की वजह से होता है, जिसको आप लोग मोंटमोरेलोनाइट बोलते हैं। क्लियर है बात बेटा? और ये जो स्वेलिंग और श्रिंकेज होने की जो कैपेबिलिटी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंसिवनेस ऑफ द सॉइल। तो ध्यान से सुनना, हायर द अमाउंट ऑफ मोंटमोरेलोनाइट मोर एक्सपेंसिव इज द सॉइल। उतना ही ज्यादा सॉइल एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव का मतलब यहाँ पे महंगा नहीं है, एक्सपेंसिव का मतलब यहाँ पे ये है कि सॉइल बहुत ज्यादा स्वेल करेगा और सॉइल बहुत ज्यादा श्रिंक भी करेगा। क्लियर है बात बेटा? बोलो यस और नो। ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए, तो यहां तक की बात भी समझ में आ गई। अच्छा, तो बेसिक बात आपको क्लियर हो गया कि सर लुईस सॉइल क्या होता है। ठीक, तो स्लाइटली सीमेंटेड ड्यू टू कैल्शियम कंपाउंड एंड मोंटमोरेलोनाइट जो कि प्ले मिनरल्स है, क्ले मिनरल्स है। ठीक है, बट when it is wet, when it is wet it becomes soft, it becomes soft and compressible
and compressible because cementing action is lost, क्योंकि सीमेंटिंग एक्शन आपका खत्म हो जाता है। एंड इज कोलैप्स्ड। तो अगर आपको कोलैप्सिबल सॉइल अगर कुछ बोल रहा है तो आपको ध्यान में रखना है इट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट। तो ये हमारे को बात कर रहा है किसके बारे में? ये हमारे को बात कर रहा है लुईस सॉइल के बारे में। ठीक है बेटा, तो आपको यहाँ तक की बातें क्लियर होनी चाहिए। ठीक, चलिए, तो ये बात हो गई आपकी लुईस सॉइल के बारे में। बोले यस और नो। तो ये हो गया आपका लुईस सॉइल। ठीक, अच्छा आगे बात करें क्या? अच्छा, लुईस सॉइल भी हो गया। अब अगला जो हम बात कर रहे हैं, अगला जो आपका सॉइल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कौन सा नंबर है बेटा? 7वां नंबर है, 6 हो गए। ठीक है, 7वां नंबर है। ठीक है, तो 7वां नंबर है दैट इज योर कोलुवियल सॉइल। तो अगला सॉइल आ गया आपका कोलुवियल सॉइल। तो ध्यान रखना भाई, ये अलुवियल अलग है और कोलुवियल अलग है। कोलुवियल सॉइल का एक और नाम है टेलस। कोलुवियल सॉइल का बेटा एक और नाम है टेलस। ठीक, कोलुवियल सॉइल का एक और नाम है टेलस। अब देखो ध्यान से, ये कोलुवियल सॉइल या टेलस सॉइल कैसे बनता है? ये आपका बनता है ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से पार्टिकल्स अगर हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन पे आते हैं, उस सॉइल को हम लोग कोलुवियल सॉइल बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका माउंटेनस एरिया है, ठीक है, तो किसी भी रीजन की वजह से आपका यहाँ पे स्लोप फेलियर हो गया और ये जो पार्टिकल है ये नीचे आ गया, वैली वाले एरिया में आ गया और यहाँ पे सॉइल आपका डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका स्लोप फेल हो गया, ऑब्वियसली बात है वेट विल बी देयर डब्ल्यू साइन थीटा, और वेट की वजह से ही पार्टिकल आपका नीचे आ गया। तो ऐसे सॉइल को हम लोग क्या बोल देते हैं? ऐसे सॉइल को आपको बोल देते हैं कोलुवियल सॉइल। जनरली कहाँ मिलेगा? वैली वाले एरिया में मिलेगा। ठीक, तो जो माउंटेन के जो वैलीज है वहां पे आपको जो सॉइल मिलता है दैट इज योर कोलुवियल सॉइल या टेलस सॉइल। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू transportation by gravitational forces। ठीक, कहां पे मिलेगा? इट इज फाउंड इन माउंटेनियस वैली। कहां पे मिलेगा? ये माउंटेनस वैलीज में मिलेगा। ठीक, तो एक और बात क्लियर हो गई, कोलुवियल सॉइल इज क्लियर। नेक्स्ट सॉइल आगे बात करते हैं। ठीक, कोलुवियल सॉइल के बाद अगला सॉइल है आपका ग्लेशियल सॉइल। तो नाम में समझ में आ रहा है, ग्लेशियर समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कैसे बनेगा ये? ग्लेशियर या आइस की वजह से। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं इट इज द सॉइल which is formed या transported by ice और ग्लेशियर्स। अभी कैसे होता है? अच्छा, ऑब्वियसली बात है यार, जेके के बच्चे हो तो आप सबको पता है कि जब हायर माउंटेन्स वाले एरिया में बर्फ पड़ती है तो आपने सुना होगा एवलॉन्च भी आता है। ये सुनो, जब बेटा एवलॉन्च आता है तो होता क्या है, तो जिस रास्ते से एवलॉन्च आता है उस रास्ते में जो भी मिले उसको, चाहे पेड़ मिल रहा है, चाहे मिट्टी मिल रहा है, चाहे पत्थर मिल रहा है, हर चीज को वो अपने साथ लपेटते हुए लेकर आएगा और नीचे वैली वाले एरिया में डिपॉजिट कर देता है। समझ आ रहा है कि नहीं?
तो जिस वजह से एक नया सॉइल फॉर्म होता है उसी को हम लोग ग्लेशियल सॉइल बोलते हैं। तो वैली वाले रीजन में एक नया सॉइल फॉर्म होगा, दैट इज कॉल्ड ग्लेशियल सॉइल। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। तो ग्लेशियल सॉइल कैसे बन रहा है? ड्यू टू ग्लेशियर्स या और ड्यू टू द आइस, ट्रांसपोर्टेशन बाय आइस। अच्छा, अगला जो सॉइल है दैट इज योर बेंटोनाइट। अगला जो सॉइल है दैट इज बेंटोनाइट। तो अगर हम बेंटोनाइट की बात करें तो अपने आप में ही काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट सॉइल है। ठीक, अच्छा, सबसे पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है, अभी तक जितने भी सॉइल आपने पढ़े वो लगभग लगभग फिजिकल एक्शन की वजह से या फिजिकल वेदरिंग एजेंट्स की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहे थे। बट बेटा जब हम लोग बेंटेनॉइड के बारे में बात करते हैं तो ये अभी तक का एकमात्र ऐसा सॉइल है जो कि केमिकली वेदर्ड होता है। ठीक, तो ये केमिकली वेदर्ड होता है, बट कहां से? वॉल्केनिक ऐश से। तो जो वॉल्केनोज आपके इरप्ट होते हैं, वॉल्केनो इरप्ट होने के बाद जो ऐश आपके बनता है, उस ऐश का केमिकल जब वेदरिंग होता है उसके वजह से जो सॉइल बनता है दैट इज कॉल्ड बेंटोनाइट सॉइल। क्लियर है बात? क्लियर है बात? ठीक, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो इट इज केमिकली वेदर्ड, it is chemically weathered it is chemically weathered volcanic ash it is chemically weathered volcanic ash जनरली अगर हम बात करें तो ये काफी फाइन आपका नेचर का सॉइल होता है। फाइन मतलब पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। फर्दर पेंटोनोइट को हम लोग जब ड्रिलिंग वगैरह करते हैं तो उस टाइम पे एज अ लुब्रिकेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है। इस सॉइल में मोन्ट मोरोलाइट जो हमने बात किया था, क्ले मिनरल्स होता है, उसका जो परसेंटेज होता है काफी ज्यादा होता है। काफी हाई अमाउंट में इसमें मोन्ट मोरोलाइट होता है, जिस वजह से इस सॉइल की भी एक्सपेंसिवनेस काफी ज्यादा होती है, या आप बोल सकते हैं इस सॉइल की भी स्वेलिंग और श्रिंकेज काफी ज्यादा होती है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं इट इज जनरली यूज्ड एज lubricant in drilling operation, lubricant in a drilling operation, lubricant in drilling operations। ठीक, इट इज अ क्ले। क्ले मतलब ऑब्वियसली बात है इसका जो पार्टिकल का साइज है वो बहुत छोटा होता है। क्ले आपका वो पार्टिकल होता है जिसका साइज 2 माइक्रोन से भी छोटा हो जाता है। तो ये पार्टिकल क्या है? ये आपका, अगर हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये क्ले की कैटेगरी में आएगा जिसका साइज काफी कम होता है। क्योंकि ये क्ले है, ऑब्वियसली बात है इसमें क्ले मिनरल होंगे। क्ले मिनरल्स में जो आपके मोन्ट मोरोलाइट वाला जो मिनरल है वो काफी ज्यादा इसके अंदर देखने को मिलता है। 3 टाइप के मिनरल्स होते हैं क्ले के अंदर। इलाइट, ठीक है, तो 3 टाइप की मिनरल्स होती हैं, जिनमें से अगर हम बात करें तो मोन्ट मोरोलाइट की जो एक्सपेंसिवनेस होती है वो काफी ज्यादा होती है। ठीक है, तो इट इज अ क्ले containing high amount of containing high amount of मोन्ट ठीक, तो मोन्ट मोरोलाइट का जो अमाउंट है काफी ज्यादा है। तो जहां पर भी मोन्ट मोरोलाइट का अमाउंट काफी ज्यादा हो जाएगा वो सॉइल उतना ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। हैविंग हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, having high swelling and shrinkage, having high swelling and shrinkage। ठीक, चलिए, तो ये भी होगा आपका बेंटोनाइट। ओके जी, ये आपका हो गया बेंटोनाइट। अच्छा, अगला हम लोग नेक्स्ट पेज में बात, 9 हो गया।
नेक्स्ट योर 10th। अगला जो है आपका दैट इज योर ब्लैक कॉटन सॉइल। अगला जो है आपका दैट इज ब्लैक कॉटन सॉइल। अब देखो यार, पहली बात तो ये समझ में आ गई कि सर नाम ही समझ में आ रहा है कि ब्लैक मतलब दिखने में इसका जो कलर रहेगा वो काफी ब्लैकिश सा रहेगा। कॉटन, ऑब्वियसली बात है, इट इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग दी कॉटन्स। तो कॉटन को ग्रो करने में ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। जहां पर भी ब्लैक कॉटन सॉइल दिखेगा वहां पे कॉटन्स आपके अच्छे तरीके से ग्रो हो जाते हैं। ठीक, अच्छा, पहली बात तो क्लियर होगी। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर हम ब्लैक कॉटन सॉइल की बात करें, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये सॉइल देखो यार, अभी तक हमने जितने भी सॉइल अगर हमने बात किया, अगर 9 टाइप के सॉइल की हमने बात किया तो सारे के सारे सॉइल लगभग ट्रांसपोर्टेड सॉइल थे। ये सुनो, कभी विंड ट्रांसपोर्ट हो रहा था, कभी क्या, कभी वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा था, कभी सस्पेंशन में थे वो डिपॉजिट कर रहा था। बट जब हम बेंटोनाइट की बात, जब हम ब्लैक कॉटन सॉइल की बात करते हैं तो ये ब्लैक कॉटन सॉइल ऐसा सॉइल है जो कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल नहीं है, ये आपका रेसिडुअल सॉइल है। कैसा सॉइल है बेटा? ये रेसिडुअल सॉइल है। तो अगर हम बात करें तो ये रेसिडुअल सॉइल है। कैसे बनता है? ये बेसाल्ट से रेसिडुअल होता है। तो बेसाल्ट से बनने वाला सॉइल जो कि उसी के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल। जिसके अंदर अगेन जो आपके क्ले मिनरल है, मोन्ट मोरोलाइट, उसका परसेंटेज काफी ज्यादा होता है। अगेन जिस वजह से इसकी स्वेलिंग और श्रिंकेज काफी ज्यादा होती है और इसकी जो प्लास्टिसिटी होती है वो भी काफी ज्यादा होती है और इसका जो शेयर स्ट्रेंथ होता है या आप बोल सकते हैं स्ट्रेंथ जो होता है वो काफी कम होता है। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल की बात करते हैं, जब हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल की बात करते हैं तो ये सबसे सबसे डेंजरस सॉइल होता है अगर हम सिविल इंजीनियरिंग या किसी भी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन स्टेबिलिटी या इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ब्लैक कॉटन सॉइल सबसे वीक आपका सॉइल होता है। ठीक, तो इसीलिए आपको ब्लैक कॉटन सॉइल बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। जब तक आपका सॉइल मैकेनिक्स खत्म नहीं होगा तब तक आपको हर चैप्टर में कहीं ना कहीं ये ब्लैक कॉटन सॉइल थोड़ा थोड़ा आपको दिखता हुआ नजर आएगा, बिल्कुल लास्ट तक। ठीक, तो ब्लैक कॉटन सॉइल की जब हम बात करते हैं तो पहली बात तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि इट इज केमिकली, इट इज रेसिडुअल सॉइल formed from blast. It is a residual soil formed from blast. बेसाल्ट, सॉरी बेलास्ट यार, बेलास्ट तो रेल में गया है, बेसाल्ट। ठीक है, अब बेटा ये बेसाल्ट क्या होता है? ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोग जो है बिल्डिंग मटेरियल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, containing containing high amount of high amount of montmorillonite, containing high amount of montmorillonite। ठीक, हाई प्लास्टिक, हाईली प्लास्टिक, हाईली प्लास्टिक, having high swelling and shrinkage, having high swelling and shrinkage, and 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 high swelling and shrinkage, and क्या बोला था मैंने? लोअर shear strength, लोअर shear strength। डार्क कलर का होगा ये। ठीक, इट इज डार्क इन कलर एंड सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। इट इज डार्क इन कलर, it is dark in color and suitable
फॉर ग्रोइंग कॉटन। तो ये डार्क कलर का होता है और कॉटन ग्रो करने के लिए सूटेबल रहता है। ठीक, चलिए, ओके बेटा, चलिए बेटा, तो लगभग सारी बातें आप लोग साथ साथ में समझ भी रहे हैं और काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे हैं। चलो, बहुत बढ़िया बात है। चलिए, एक और टाइप का सॉइल होता है, दैट इज लेटराइट सॉइल। एक और टाइप का सॉइल होता है, दैट इज लेटराइट सॉइल। ध्यान सुनो, लेटराइट सॉइल होता क्या? लेटराइट सॉइल की अगर हम बात करें तो ये लेटराइट सॉइल जनरली अगर हम बात करें बेटा, तो ये लेटराइट सॉइल जनरली आपका फॉर्म होता है ड्यू टू लीचिंग एक्शन। किसकी वजह से? लीचिंग एक्शन की वजह से। अब थोड़ी बहुत डिस्कशन लीचिंग के बारे में हम लोग कर भी चुके हैं। इरिगेशन आपका चल रहा है तो वहां पे हम लोग लीचिंग के बारे में बात कर रहे थे। लीचिंग के अंदर हम लोग करते क्या है? लीचिंग के अंदर आप लोग करते क्या है? आप लोग ये करते हैं कि अगर आपके सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट बढ़ जाए, अगर आपको याद हो सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट बढ़ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे पानी को फ्लड कर देते हैं और पानी जो है ऑब्वियसली बात है सॉल्ट को क्या करेगा, अपने आप में डिजोल्व कर लेगा, घोल देगा अपने आप में, जिस वजह से फर्दर आपकी जो सॉल्ट है वो सॉइल के अंदर से रिमूव हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग लीचिंग बोलते हैं, अगर आपको याद हो। ठीक, अच्छा, ये जो लीचिंग है ये नेचुरली भी होता है। कहाँ पे? ऐसी जगहों पे जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है और वहां का जो एटमोस्फियर है, वहां का जो इन्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा ह्यूमिड नेचर का होता है। तो काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है क्लाइमेट की और काफी ज्यादा बारिश होती है जिस एरियाज में, उस एरियाज में नेचुरली लीचिंग प्रोसेस होता है। और उस लीचिंग प्रोसेस के वजह से ही, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी आ गया, उस वजह से यहाँ पे जो सॉइल के अंदर जो सिलिकॉन कंपाउंड्स हैं, सिलिका कंटेन करने वाले जो कंपाउंड है वो आपके वॉश आउट हो जाते हैं। फिर यहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। जहां पर भी आयरन आ गया, आपको एक चीज पता है कि रेडिश कलर का अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है। तो इसका मतलब जब हम लेटराइट सॉइल की बात करते हैं तो ये आपका रेडिश कलर का सॉइल आपको देखने को मिलता है। ठीक, तो ऐसा सॉइल जो कि फॉर्म हो रहा है लीचिंग की वजह से, नेचुरली लीचिंग हो रहा है, एज सच लीचिंग की वजह से क्या हो रहा है कि जो आपके मिनरल्स लाइक जो सिलिकॉन कंपाउंड है, जो सॉल्ट है सिलिकॉन के, वो यहां से रिमूव होते हैं और आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड काफी ज्यादा यहाँ पे डिपोजिशन देखने को मिलती है, जिस वजह से सॉइल आपका रेडिश सॉइल देखने को मिलेगा। तो जहां पे भी आपको लाल मिट्टी देखने को मिलती है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं लेटराइट सॉइल होता है। क्लियर है बात? कहाँ पे मिलेगा? ऐसे एरियाज में मिलता है जहां पे ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होती है और बारिश ज्यादा होती है। ठीक, तो आप बोल सकते हैं इट इज द टाइप ऑफ सॉइल formed due to leaching formed due to leaching formed due to leaching लीचिंग के अंदर होता क्या है यहाँ पे? दैट इज वॉशिंग आउट ऑफ सिलिकॉन कंपाउंड, and accumulation of iron oxide and aluminium oxide. Iron oxide or aluminium oxide generally found in hilly areas having humid climate. तो जनरली आपके ह्यूमिड क्लाइमेट वाले एरिया में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें हमारे कंट्री की,
तो ये आपका ये वाला जो रीजन है, ठीक है, तो ये आपका जो सदर्न वाला रीजन है, अगर आप ध्यान से देखो, एक मिनट, तो अगर आप इस रीजन को देखेंगे तो यहाँ पे आपके एक कंटिन्यूस माउंटेन्स आपकी चलती हैं, इसी को हम लोग वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं, ठीक है। अब इस वेस्टर्न घाट्स में अगर आप लोग आजकल न्यूज़ भी देख रहे हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि मानसून आपका आ चुका है, मानसून आपका आ चुका है, और जिस वजह से इस एरियाज में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। पर्टिकुलरली मुंबई की जब हम बात करते हैं तो हमेशा न्यूज़ में रहता है जब मानसून आ रहा होता है, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, सड़कों पे पानी पानी है एकदम, ड्रेनेज सिस्टम ही फेल हो जा रहा है, मौसम मेरा कि नहीं आ रहा है। ये आपका है ड्यू टू ये जो हमने रेड कलर के यहाँ पे माउंटेन्स बनाए हैं, इसकी वजह से। ये जो रेड कलर के यहाँ पे माउंटेन्स कंटिन्यूसली चल रहे हैं, इन्हीं को हम लोग वेस्टर्न घाट्स बोल देते हैं। दीज आर कॉल्ड वेस्टर्न घाट्स। तो इस वेस्टर्न घाट्स की वजह से ये जो वेस्टर्न घाट के वेस्ट साइड में जो आपके एरियाज हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको बारिश देखने को मिलती है। बट ये जो एरिया है यहाँ पे, ये जो एरिया है यहाँ पे वेस्टर्न घाट के इधर ईस्ट साइड में, तो यहाँ पे कम बारिश आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो बारिश हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, देखो यार, इस तरीके से बारिश हो रहा है, आगे जाके हाइड्रोलॉजी में पढ़ेंगे, ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो ये आपकी जो मॉइस्चर वाला विंड है, कहाँ से आ रहा है, सी से आ रहा है। तो सी से आपका मॉइस्चर वाला विंड आ रहा है। ये मॉइस्चर वाला विंड जो है, इसको रोक देगा कौन, ये माउंटेन रोक देगा, जिस वजह से क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है इस साइड, और सारा बारिश आपको इस साइड देखने को मिल जाएगा। तो इसी साइड आपका ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, बस हमारा नहीं आ रहा है। और जो थोड़े बहुत क्लाउड है वो जाएंगे इधर को, तो वो उनके अंदर इतना ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता नहीं है, और इतनी ज़्यादा बारिश आपको इस साइड पे देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर बात, ठीक है। तो इस वजह से इस एरिया में वेस्टर्न घाट के जो एरियाज है, जो मुंबई वाला एरियाज है, तो इस वजह से इस साइड वाले एरिया में आपको ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है, ठीक है बेटा। तो इसी वजह से इसी एरिया में आपको लेटराइट सॉइल भी देखने को मिलती है। तो क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स लिखा है, एरी एरिया लिखा है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स ऑल्सो। और ईस्टर्न घाट्स क्या हो गए, यहाँ पे ईस्ट साइड में भी ऐसे ही माउंटेन्स है, बट जब हम लोग ईस्टर्न घाट्स की बात करते हैं ना बेटा, तो ईस्टर्न घाट्स, ये आपके ईस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट्स की जब हम बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में इतने ज़्यादा कॉन्टिन्यूस नहीं है, इतने ज़्यादा कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। ये उत्कल वाला एरियाज है, इतने ज़्यादा ये जो है ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, बट वेस्टर्न घाट्स काफ़ी ज़्यादा कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। चलिए, तो क्लियर बात। ओके, नेक्स्ट लेटराइट भी हो गया। कितने सॉइल हो गए अभी, 11 टाइप के सॉइल हो गए, ठीक है, 11 टाइप के सॉइल हो गए। अच्छा, आगे बात करें क्या, आगे बात करें, आगे बात करें, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका सॉइल है दैट इज योर मक सॉइल। नेक्स्ट जो आपका सॉइल है दैट इज योर मक सॉइल। अगर हम बात कर रहे हैं मक सॉइल की, अगर हम बात कर रहे हैं मक सॉइल की, तो ये आपका बेसिकली मिक्सचर हो जाता है ऑर्गेनिक सॉइल और ब्लैक जो आपकी डिकम्पोज्ड इनऑर्गेनिक सॉइल है, उसका जो है वो मिक्सचर हो जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो अगर हम मक सॉइल की बात करें तो ये मिक्सचर हो जाता है फाइन जो आपके सॉइल के पार्टिकल्स है और जो हाईली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है। तो कहने का मतलब है कि इस सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं, बस मेरा नहीं है, इस सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। जनरली अगर हम मक सॉइल की बात करें तो ये आपके ऑर्गेनिक सॉइल का एक टाइप है, ऑर्गेनिक सॉइल का एक टाइप है। बट इसमें अगर हम कंपेयर करें पीट सॉइल की, दोनों सॉइल को एक साथ डिस्कस करते हैं, मक और पीट, मक और पीट सॉइल, ध्यान से सुनो भाई, मक और पीट सॉइल।
ये दोनों सॉइल बेटा, ये दोनों सॉइल है तो ऑर्गेनिक सॉइल है। मतलब ऑर्गेनिक सॉइल का मतलब क्या हो गया? ऑर्गेनिक सॉइल का मतलब इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड काफी ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉइल है दोनों, बट इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक सॉइल का मतलब ये हो गया कि घास पत्ते काफी ज्यादा है। मतलब घास पत्ते डिकम्पोज होने के बाद जो मिट्टी बनाता है उस सॉइल को हम लोग ऑर्गेनिक सॉइल बोलते हैं। समझ में आ रहा है? घास पत्ते जब डिकम्पोज होते हैं, वो डिकम्पोज होने के बाद जो सॉइल बनता है, दैट दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक सॉइल। बट अगर हम मक और पीट को कंपेयर करें, तो पीट के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मक सॉइल। पीट के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मक सॉइल। मक सॉइल इज ऑल्सो ऑर्गेनिक सॉइल, बट इसमें जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो स्लाइटली लेस होते हैं एज कम्पेयर टू पीट सॉइल। तो ठीक, दोनों ध्यान में रखना है। तो अगर हम बात करें मक सॉइल की, मक सॉइल के बारे में आप बोल सकते हैं, इट डिनोट्स द मिक्सचर ऑफ, इट डिनोट्स द मिक्सचर ऑफ, it denotes the mixture of fine soil particles, fine soil particles and highly decomposed organic matter, and highly decomposed organic matter। तो ऑर्गेनिक मैटर भी इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, बट अगर हम पीट सॉइल की बात करें तो इट इज हाईली ऑर्गेनिक, इट इज हाईली ऑर्गेनिक सॉइल। तो इसमें अगर हम पीट की बात करें तो इसमें लगभग सारा का सारा जो कंपाउंड रहेगा वो ऑर्गेनिक नेचर का रहेगा, सारा का सारा जो मिनरल रहेगा वो ऑर्गेनिक नेचर का रहेगा। ठीक, ऑर्गेनिक मतलब लाइक आप बोल सकते हैं कि घास पत्ते डिकम्पोज हो रखे होंगे। जनरली ये जो पीट सॉइल है ये आपको मिलेगा कहाँ पे? फॉरेस्ट वाले एरियाज में। ठीक है, जो डेंस फॉरेस्ट है वहां पे आपको पीट सॉइल देखने को मिलेगा। अगर हम डेंस फॉरेस्ट वाले सॉइल की बात करें तो ये जो पीट सॉइल होता है वो आपको देखने को मिलेगा कि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी कम होती है। मतलब काफी ज्यादा कॉम्प्रेसिबल सॉइल होता है, वेरी हाईली कॉम्प्रेसिबल सॉइल। ठीक है, एकदम से दब जाएगा। दूसरा, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर काफी ज्यादा है, इससे एक स्मेल भी आपको देखने को मिलेगा, इससे आपको एक स्मेल भी देखने को मिलेगा, ऑर्गेनिक स्मेल इससे आती है इस सॉइल से। एक और बात इसमें ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन की वजह से हुआ है, ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन की वजह से ये डेवलप हुआ है, इस वजह से इस सॉइल के अंदर, इस वजह से इस सॉइल के अंदर आप एक और चीज देख पाओगे कि इसका जो कलर होता है ये ब्लैक से डार्क ब्राउन होगा। तो ब्लैक टू डार्क ब्राउन कलर का ये सॉइल रहता है। और इस सॉइल को एज अ फर्टिलाइजर भी आप लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर काफी अच्छे खासे अमाउंट में होता है। और हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर जब डिकम्पोज होता है उसकी जो उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो एंड प्रोडक्ट जो है प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, चाहे वो एंड प्रोडक्ट जनरेट हो एरोबिक एक्शन से चाहे वो एनारोबिक एक्शन से। अगर आपको याद हो, सही बात है, सारी बातें कर चुके हैं हम लोग। तो इसकी जो फर्टिलिटी, जो जो आप बोल सकते हैं जो फर्टिलिटी है काफी ज्यादा बढ़ा देता है लैंड का। तो आप ऑब्वियसली बात है, अगर आपने थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रखा है तो आप जनरली जब लोग किचन गार्डनिंग वगैरह करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, अगर आसपास में जंगल है तो वहां का मिट्टी लेकर आते हैं, क्योंकि उस मिट्टी के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज फॉर्म में होता है। कुछ पार्शियली डिकम्पोज होंगे, कुछ कंप्लीटली डिकम्पोजिशन होंगे, डिकम्पोज हुए होंगे, बट उसकी जो मिनरल्स है वो काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं, जो कि प्लांट्स के लिए काफी जरूरी हो जाता है, या उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो आप बोल सकते हैं इट इज हाईली ऑर्गेनिक सॉइल, इट इज ऑर्गेनिक हाईली ऑर्गेनिक सॉइल which which entirely which entirely consist of which entirely consist of vegetative matters, vegetative matter, which entirely consist of vegetative matters in different stages of decomposition, in different stages of decomposition, different stages of decomposition. Its color, its color varies from
varies from black to dark brown. It colors varies from black to dark brown, thick dark brown, and possess highly organic odor. तो आपको अच्छी खासी इससे जो है स्मेल आएगी, फ्रेग्रेंस आएगी, ठीक। इट इज हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर, इट इज ऑल्सो हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर। तो ये काफी कंप्रेसिबल रहता है नेचर में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑर्गेनिक सॉइल के अंदर पीट और मक दोनों आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक। एक और बात आपको ध्यान में रखना है, पीट और मक सॉइल को कंबाइंडली एक और नाम दिया जाता है, कहा जाता है क्यूमुलोज सॉइल। तो ध्यान रखना, पीट एंड मक soil are also termed as peat and muck soil are also termed as cumulose soil। cumulose soil, तो इसको हम लोग क्यूमुलोज सॉइल भी बोल देते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अगला जो आपका टाइप ऑफ सॉइल है, दैट इज योर लोम सॉइल। तो लोम सॉइल क्या होता है बेटा? इट इज द मिक्सचर ऑफ क्ले, सिल्ट एंड सैंड। तो मिक्सचर ऑफ क्ले, सिल्ट एंड सैंड। तो क्ले, सिल्ट और सैंड का जो मिक्सचर होता है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इसको हम लोग लोम सॉइल बोल देते हैं। तो ऑलमोस्ट जितने भी टाइप के सॉइल हैं ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल हैज बीन डिस्कस्ड, ठीक। तो लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट सॉइल हैं, 14 टाइप के सॉइल के बारे में हमने बात किया, ठीक। तो सारे के सारे डिस्कशन आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आज की क्लास में बेसिकली सबसे पहले तो हमने ये बात किया कि सर सॉइल कैसे फॉर्म होता है, ठीक, कौन कौन से जो आपके नेचुरल फोर्सेस हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, वेदरिंग एजेंट्स कौन सी होती हैं। देन उसके बाद हमने थोड़ी बहुत सॉइल के हिस्ट्री के बारे में बात करा, लाइक डॉक्टर कार्ल तरजागी, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, किस तरीके से उसके बारे में बात किया, ठीक। और फर्दर हमने थोड़ी बहुत आपके JKSSB की जो सिलेबस है उसके बारे में भी थोड़ी डिस्कशन करी। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की जो भी हमने डिस्कशन की है वो सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडेज सेशन। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है फिर आपकी जो फेस डायग्राम से उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो ओरिजिन ऑफ सॉइल दैट इज बीन कंप्लीट। यस, तो यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है सबको? एनी डाउट्स? यहाँ तक कोई भी दिक्कत, किसी भी टाइप की परेशानी किसी को? चलिए ठीक है, ओके। चलो बेटा आज के लिए यहाँ पे काफ़ी है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो सॉइल की क्लास आपकी फिक्स रहेगी हर रोज सुबह 7 बजे, और बाकी मिलते हैं शाम को 7 बजे इरिगेशन की क्लास में, ठीक। चलिए टिल देन, थैंक यू सो मच, ओके बाय बाय, थैंक यू।